यस मैम। आज जो आप लोगों ने बेसिकली पढ़ना है दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 3 जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम उसको देख लिया था, उसके प्रैक्टिकल जो है हम ऑन कैंपस भी जब आएंगे तो कर लेंगे। आज जो आपका बेसिक टॉपिक है दैट इज स्ट्रेचिंग फॉर इम्पेयर्ड मोबिलिटी। ये चैप्टर 4 है। ये नाम ही बता रहा है बेसिकली कि जब आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होगी तो यू हैव टू स्ट्रेच द मसल। ठीक है, तो मोबिलिटी जब अफेक्ट हुई है तो उसकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये चैप्टर 4 है। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमने कि मोबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्ट्रेचिंग क्या होती है, कब कब आप स्ट्रेचिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं और कब वो आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आज का जो बेसिक आपका ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये सारा स्ट्रेचिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोबिलिटी बेसिकली है क्या। मोबिलिटी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, और आपकी जो जॉइंट्स हैं उन पे जितनी रेंज ऑफ मोशन होगी, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि वो मोबिलिटी की फॉर्म में आती है। तो जो मोबिलिटी है इसको हम दो तरह से या दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या इसके 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन एंड सेकंड वन इज फंक्शनल मोबिलिटी। बात यह है कि क्या डिफरेंस है फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन में और फंक्शनल मोबिलिटी में। अगर आपके सेगमेंट्स में ये एबिलिटी है, ठीक है, या आपकी बॉडी में ये एबिलिटी है कि वो मूवमेंट शो करे, और वो जो मूवमेंट है उसमें इतनी रेंज हो कि आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज पूरी हो जाए। जैसे फंक्शनल एक्टिविटीज का क्या मतलब है, फंक्शनल एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं एडीएल्स में और आईएडीएल्स में। अब बाथिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, ड्रेसिंग जो है आपकी, आपने खाना है, इन चीजों के लिए आपको जितनी रेंज ऑफ मोशन रिक्वायर्ड है, अगर आपको उतनी रेंज ऑफ मोशन मिल रही है, या आपके जो बॉडी सेगमेंट्स हैं या जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो इतनी मूवमेंट शो कर रहे हैं कि आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज पूरी हो जाएं, ये वाली जो चीज होती है दैट इज फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स और सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी टू मूव और बी मूव्ड टू अलाउ द प्रेजेंस ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। ये आपकी बेसिकली फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन है। ठीक है, बात यह है कि फंक्शनल मोबिलिटी क्या है। Ability of an individual to initiate, control or sustain active movements of the body to perform simple to complex motor skills. फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन में कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपल जो आपकी लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनको आपने परफॉर्म किया है और आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी है कि आप उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो आपकी फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन है। फंक्शनल मोबिलिटी ये होती है कि आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं, जो आपकी लाइफ की एक्टिव मूवमेंट्स हैं, उनको इनिशिएट करना, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, उस मूवमेंट को सस्टेन करना, कि आप अपनी जो कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स हैं उनको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, स्किल्स के बारे में आप लोगों ने काइनी में पढ़ा हुआ है। अब अगर आप अपनी कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हैं तो ये आपकी फंक्शनल मोबिलिटी है। अगर आप अपने सिर्फ फंक्शनल जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं तो दैट इज फंक्शनल आरओएम। तो जो मोबिलिटी है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फंक्शनल आरओएम एंड फंक्शनल मोबिलिटी। अब बात यह है कि नॉर्मल जो मोबिलिटी है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिपेंडेंट है आपकी इंटेग्रिटी ऑफ जॉइंट के,
जॉइंट के पास अलावा जो सराउंडिंग में उसके मसल्स लगे हुए हैं, उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उसकी जो स्किन है, उसके जो फेशियाज हैं, हमने बात की थी चाहे नर्व हो चाहे ब्लड वेसल हो, हर चीज मूवमेंट से अफेक्ट होती है। तो सेम वही बात है कि आपकी जो मोबिलिटी है, या आप इसको कहें कि उसकी जो फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन है, वो आपकी जॉइंट की इंटीग्रिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, कि अगर जॉइंट की इंटीग्रिटी होगी और आपके जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज की, फेशियास की, जॉइंट कैप्सूल्स की, इन सब की अगर एक्सटेंसिबिलिटी होगी, तो ये आपको अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री मूवमेंट अलाउ करेगी। तो मोबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो जॉइंट की इंटीग्रिटी है और जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। इसके अलावा नॉर्मल मोबिलिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? मसल की एंडोरेंस, कि मसल जो है वो एक जो फंक्शन है उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्म कर सके। मसल के अंदर ये स्ट्रेंथ हो कि वो आपको मूवमेंट करा सके, उसमें कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होनी चाहिए। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका प्रॉपर कंट्रोल हो आपके मसल्स के ऊपर। आप सबने देखा है हमेशा एक सेंसरी रिस्पॉन्स जाता है जो ब्रेन में इंटरप्रेट होता है, जिसके नतीजे में एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है ये नॉर्मल मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड हो और रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी नॉर्मल मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वन है कि हाइपोमोबिलिटी क्या होती है? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, या नाम ही बता रहा है, हाइपो मींस लेस, डिक्रीज्ड। ठीक है, अगर आपकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उस चीज को आप कहते हैं कि आपका जो जॉइंट है वो हाइपोमोबाइल है, वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ है। अब जो हाइपोमोबिलिटी है वो किस किस वजह से हो सकती है? आप लोगों ने काइनिम में पढ़ा था एडेप्टिव शॉर्टनिंग, कि अगर आप एक चीज को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इमोबिलाइज कर दें तो आपके जो मसल्स हैं उनमें शॉर्टनिंग हो जाती है, जिसको आप कहते हैं दैट इज अडेप्टिव शॉर्टनिंग। ठीक है, तो हाइपोमोबिलिटी जो है वो अडेप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से हो सकती है सॉफ्ट टिश्यूज के, या फिर और भी इसकी रीजंस हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन के साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, और जब आपका पोस्चर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मसल्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेच ज्यादा पड़ेगा, कुछ मसल्स ऐसे होंगे कि जो जिनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही होगी, तो मसल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से कुछ जो आपके जॉइंट्स हैं वहां पे हाइपोमोबिलिटी आएगी। जैसे नेक्स्ट लिखा भी हुआ है, पोस्टल मिस अलाइनमेंट एंड मसल इम्बैलेंसेस। अगर आपके मसल्स की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, ठीक है, तो जॉइंट हाइपोमोबाइल हो जाएगा, कि आपके मसल्स जो है वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। जब मस्कुलर वीकनेस होती है या खुदा ना खास्ता कोई नर्व डैमेज हो गई है जो उस स्पेसिफिक मसल को सप्लाई कर रही थी, तो इस केस में आपकी जो मोबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। टिश्यू ट्रॉमा है, ठीक है, कि आपके जो टिश्यूज हैं उन पे कोई ट्रॉमा हो गया है, जैसे कि कोई अगर आपको बहुत जोर से कोई चीज मारता है तो अक्सर आप देखते होंगे नील पड़ जाता है, जिसको आप कॉन्ट्यूजन कहते हैं। ठीक है, या फिर अंदर जो है वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, हीमाटोमा बन जाता है, तो उस केस में भी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, आप जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो टिश्यू डैमेज की वजह से भी हाइपोमोबिलिटी हो सकती है। या फिर जैसे टिश्यू ट्रॉमा की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, या पेशेंट जो है उसको पेन आ रहा है तो इस वजह से, या फिर कंजेनिटल या एक्वायर्ड जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, बाय बर्थ जो है वो जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो पाती, तो ये वाली सारी वो चीजें हैं जो हाइपोमोबिलिटी की रीजंस हो सकती हैं। अब जो हाइपोमोबिलिटी है वो इन टर्न क्या करेगी? वो फंक्शनल लिमिटेशन करेगी, कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली ना हो पाए, या फिर वो आपके अंदर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन करेगी। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या क्या मतलब है? डिसेबिलिटी हो जाएगी एक तरह से, कि आप वो स्पेसिफिक जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये वो चीज है जो बेसिकली हमारी हाइपोमोबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। अब हाइपरमोबिलिटी अगर हो गई है और अगर वो हमारे जो मसल्स हैं उनकी शॉर्टनिंग की वजह से हुई है, तो आप सबको पता है कि आपको मसल को स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है,
मसल को स्ट्रेच करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है वो एक थेराप्यूटिक मैनोवर है जो बेसिकली आपके सॉफ्ट टिश्यूज की एक्सटेंसिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जब सॉफ्ट टिश्यूज की एक्सटेंसिबिलिटी इम्प्रूव होती है तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो हमारी जो फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम है इसमें स्ट्रेंथनिंग और एंडोरेंस ट्रेनिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक मसल की लेंथ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप उसको अगर स्ट्रेंथनिंग भी कराते जाएं तो उसका फायदा नहीं है। पहले हम मसल्स को हमेशा स्ट्रेच करते हैं जब उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट या प्रॉपर जो उनकी लेंथनिंग है वो हो जाए हाइपरमोबाइल मसल्स की। तो फिर उसके बाद हम उनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं ताकि उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखी जा सके। स्ट्रेचिंग से आप फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर लेते हैं लेकिन वो फिर मेंटेन नहीं रहती। उनको मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उसके बाद करवानी पड़ती हैं। ठीक है, तो खैर फिजिकल थेरेपी में आप स्ट्रेचिंग को यूज करते हैं और शुरू में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हम मैनुअल मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन के साथ मैनुअल स्ट्रेचिंग देते हैं। शुरू में हम खुद पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराते हैं और फिर बाद में हम उसको जो है वो घर के लिए सेल्फ स्ट्रेचिंग रिकमेंड कर देते हैं जो कि हम उसको प्रॉपर केयरफुल इंस्ट्रक्शंस के साथ बताते हैं। लेकिन शुरू में ये जरूरी है कि आप उसको खुद एक हैंड्स ऑन सेशन दें और आप उसको खुद बताएं कि किस तरह से इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। खैर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कि फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्या है। अगर आपका कोई सिंगल जॉइंट है या सीरीज ऑफ जॉइंट है वो स्मूथली अगर मूव करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, पेन फ्री रेंज में, या उनको उस जॉइंट को आप जैसे भी मूव कर रहे हैं उसको अगर पेन नहीं हो रही और वो अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन दे रहा है तो इस तरह के जो जॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं भाई ये तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली एबिलिटी है टू मूव अ सिंगल जॉइंट और सीरीज ऑफ जॉइंट स्मूथली एंड इजीली थ्रू एन अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी तो डिपेंडेंट है मसल लेंथ के साथ और जॉइंट की इंटीग्रिटी के साथ कि जॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक हो और उसके जो सराउंडिंग में मसल्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो। तो अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली वो टू टाइप्स की है, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव। नाम ही बता रहा है, डायनामिक एक्टिव है या जिसको आप कह सकते हैं एक्टिव मोबिलिटी या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो हम कह सकते हैं पैसिव मोबिलिटी और पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि अगर आप जो है वो एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और बॉडी के सेगमेंट्स में मूवमेंट आती है थ्रू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन तो वो वाली जो चीज हो जाएगी वो डायनामिक हो जाएगी क्योंकि ये एक्टिव मोबिलिटी है और ये एक्टिव आरओएम है। ठीक है, तो हमें समझ आ गई कि एक्टिव आरओएम हमेशा एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन डिग्री ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कि कितनी ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन है। सेकंड वन है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज बेसिकली पैसिव रेंज ऑफ मोशन कि एक्सटर्नली आप एक बॉडी सेगमेंट को कितनी रेंज ऑफ मोशन तक लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जैसे हमने पहले बात की थी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक मसल। तो समझ आ गई बात कि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जबकि जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंडेंट है मसल की एक्सटेंसिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, या फिर मसल के सराउंडिंग में जो भी टिश्यूज लगे हैं उनकी। तो अब बात क्या है कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी प्री रेक्विजिट है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी के। कैसे? जैसे आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स एक दूसरे के प्री रेक्विजिट होते हैं कि जब तक वो चीज नहीं पड़ी होती आपको तो नेक्स्ट में आपको मुश्किल होती है। सेम इसी तरह से आपके अगर मसल्स में एबिलिटी है कि वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं वो इतने टाइट हैं कि वो मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को कंप्लीट होने के लिए जरूरत है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की
कि जो सराउंडिंग मस्कुलेचर्स हैं, जो सराउंडिंग आपके टिश्यूज हैं, जो आपके टेंडन्स हैं, जो आपके फेशियाज हैं, वो सारे के सारे भी रिलैक्स्ड हों, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी हो। जब उनकी एक्सटेंसिबिलिटी होती है और साथ में मसल की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, तो तब एक्टिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो पॉसिबल है। अगर आपकी जो सराउंडिंग मस्कुलेचर्स हैं, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं, अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं हो सकती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी प्री रेक्विजिट है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी का। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसके साथ रिलेटेड है। जैसे हमने अभी बात की थी कि मोबिलिटी जो है वो मस्कुलर एंडोरेंस के साथ, मसल की स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, और आपकी जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, मोबिलिटी उसके साथ एसोसिएटेड है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? एक तो आपके जो मसल टेंडन यूनिट है वो उनमें कितनी एक्सटेंसिबिलिटी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, कि वो कितने ज्यादा उनमें जो है वो लेंथनिंग आ सकती है मूवमेंट के दौरान। सेकंड वन है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि आपके जो मूविंग जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर की जो जॉइंट सरफेस है उनमें रोलिंग और स्लाइडिंग आती है नॉर्मल मूवमेंट्स के साथ। तो वो जो अंदर की चीजों में जो अंदर मूवमेंट आती है, एक्सटर्नल मूवमेंट में, जैसे जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं तो अंदर जो जॉइंट है उस पे रोलिंग भी आती है और स्लाइडिंग भी आती है, जिसको आप आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स कहते हैं या फिर जिसको आप एसेसरी मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब वो जो एसेसरी मूवमेंट्स हैं, एक तो उनके ऊपर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर जॉइंट की मूवमेंट में अंदर नॉर्मली आपके जॉइंट सरफेस रोल या ग्लाइड नहीं करेंगे तो वो एक जगह पे लॉक कर देंगे पोजीशन को, और इसका मतलब है कि रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। थर्ड वन है पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज की एबिलिटी के वो डिफॉर्म हो सके। पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? आपके जो लिगामेंट्स हैं सराउंडिंग्स में, जो आपके टेंडन्स लगे हुए हैं मसल के बाहर, उनमें ये एबिलिटी कि वो जब उनके ऊपर स्ट्रेस पड़े तो वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लें, उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। आप लोगों ने यंग मॉड्यूलस का एक वो पढ़ा होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है उतना ज्यादा स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन बेसिकली क्या है? चेंज इन द शेप, जिसको आप डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो जब भी स्ट्रेस पड़े या जब भी मूवमेंट हो, आपके पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू किस हद तक अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेंथनिंग कर सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं समझ आई तो अभी भी पूछ लें। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है और ये किस चीज पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्चर। कुछ चीजें हैं जो मोबिलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं कि अगर वो प्रॉब्लम्स हो तो मोबिलिटी अफेक्ट होती है। उसमें सबसे पहली चीज आती है हाइपरमोबिलिटी। उसके बारे में हमने बात कर ली कि हाइपरमोबिलिटी क्या है। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर बेसिकली क्या होता है? आपके जो मसल टेंडन यूनिट है उनकी जब अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर वो सॉफ्ट टिश्यूज जो आपके जॉइंट्स के सराउंडिंग में अटैच्ड हैं, फेशिया हो गए हैं आपके, आपके जो है वो जहाँ पे टेंडन आके लगता है वो एरियाज, या आपके लिगामेंट्स की जहाँ पे अटैचमेंट्स हैं, ये सारे जो एरियाज हैं इनको आप सॉफ्ट टिश्यूज कहते हैं जो आपके जॉइंट्स के सराउंडिंग्स में होते हैं। अब जब उनकी अडेप्टिव शॉर्टनिंग होती है तो क्या होता है, आप जब भी मूवमेंट करते हैं तो आपको मूवमेंट में रेजिस्टेंस आती है, चाहे एक्टिव मूवमेंट हो चाहे पैसिव। क्योंकि मैंने एक्टिव में भी आपको बताया कि एक्टिव मूवमेंट जो है उसका प्री रेक्विजिट है पैसिव मूवमेंट, और पैसिव के लिए जरूरी है कि आपके जो मसल टेंडन यूनिट है उनमें एक्सटेंसिबिलिटी हो। तो जब भी कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं इसका मतलब है कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी टाइटनेस हो गई है, उनकी शॉर्टनिंग हो गई है, अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो गई है। अब जब भी अडेप्टिव शॉर्टनिंग होती है तो पैसिव और एक्टिव मूवमेंट्स दोनों में लिमिटेशंस आती हैं। आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिट हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी जो फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन है
जो फंक्शनल एबिलिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चर बेसिकली क्या है, एडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मस्कुलोटेंडिनियस यूनिट, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आती है एक्टिव और पैसिव मूवमेंट में, और जो आपकी फंक्शनल जो रेंज ऑफ मोशन है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं उनके दो नाम हैं। दो नाम क्या है, मतलब कि हम कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं उनको हम लोकेशन के अकॉर्डिंगली नाम देते हैं, कि जिस एरिया का कॉन्ट्रैक्चर या जिस मसल ग्रुप का कॉन्ट्रैक्चर बना होगा हम उसी के नाम पे उसका जो है वो नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्बो के फ्लेक्सर्स टाइट हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जब एल्बो के फ्लेक्सर्स शॉर्ट हो गए हैं तो क्या होगा, एल्बो फ्लेक्सर्स जब शॉर्ट होंगे तो आप एक्टिवली एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। अपने माइंड में रखिएगा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का। एगोनिस्ट ने जब भी कोई काम करना होता है, एंटागोनिस्ट खुद को लेंथन करता है ताकि मूवमेंट की जा सके। अब जो एल्बो का एक्सटेंसर है उसका एंटागोनिस्ट है बाइसेप या एल्बो के फ्लेक्सर्स। बात पिक कर रहे हैं बेटा आप लोग? यस मैम। यस मैम। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का सारा आपके माइंड में है ना, कि जब भी एगोनिस्ट काम करता है एंटागोनिस्ट उसको स्पेस देता है ताकि मूवमेंट स्मूथ हो सके, ठीक है। यस। अब क्या है, अगर आपने एल्बो को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं वो खुद को लेंथन अप करें, उनमें लेंथनिंग हो ताकि एल्बो की एक्सटेंशन हो सके। अब क्या हुआ है, एल्बो के फ्लेक्सर्स में कॉन्ट्रैक्चर बन गया। अब एल्बो के फ्लेक्सर्स में कॉन्ट्रैक्चर आप लोगों ने पढ़ा है, स्पासिसिटी जब होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लाइन होती है, तब ये हो सकता है हाइपरटोनिसिटी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, मसल शॉर्ट हो जाते हैं, या खुदा ना खास्ता कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, नर्व सप्लाई नहीं करी तो मसल में मसल गार्डिंग आ जाती है। खैर ये मल्टीपल चीजें हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, या प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से बन जाते हैं। अब बात क्या है कि आपके जो फ्लेक्सर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर बन गया है और फ्लेक्सर जो है वो शॉर्ट हो गए। अब जब फ्लेक्सर शॉर्ट होंगे तो इसका मतलब है कि जब आप एल्बो को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो फ्लेक्सर के टाइटनेस की वजह से एल्बो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। तो जब एल्बो के फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शॉर्टेंड पोजीशन में चले जाते हैं कि आप एल्बो को एक्सटेंड ना कर पाए सॉरी, तो इस कंडीशन को आप कहते हैं कि ये एल्बो का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है, ठीक है। एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है ये, क्योंकि एल्बो के फ्लेक्सर्स अफेक्ट हुए उनमें। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट अपनी लेग को, हिप को, ठीक है, अपनी लेग को अगर फुली एबडक्ट ना कर पाए, एबडक्ट क्या कि अवे फ्रॉम द बॉडी जो है वो ना ले जा सके, एबडक्ट ना कर पाए, किस वजह से, क्योंकि उसके जो हिप के एडक्टर्स थे वो टाइट हैं। जब हिप के एडक्टर्स टाइट होते हैं तो जो हिप है वो एबडक्शन में नहीं जा पाती, क्योंकि पेशेंट को पेन होता है, वो प्रोटेक्टिवली अपनी जो क्या कहते हैं हिप है उसको नहीं लेके जाने देता एबडक्शन में। तो इसका मतलब है कि जब हिप के एडक्टर्स टाइट होंगे तो एबडक्शन लिमिटेड होगी, पेशेंट एबडक्शन में नहीं लेके जा पाएगा, तो इस चीज को हम कहेंगे कि हिप का एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर है। समझने वाली बात यह है, जो मसल शॉर्ट होता है हम उसके अकॉर्डिंगली नाम दे देते हैं कि ये इसका कॉन्ट्रैक्चर है, ठीक है। हिप के केस में हिप के एडक्टर शॉर्ट थे जिसकी वजह से हिप एबडक्शन में मूव नहीं कर पा रहा था, तो हमने कह दिया कि हिप का एडक्टर कॉन्ट्रैक्चर है। क्लियर हो गया? तो ये जो है क्या बात है कि हम कॉन्ट्रैक्चर्स को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली डेजिग्नेट करते हैं। अगर फ्लेक्सर्स शॉर्ट हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि फ्लेक्सर्स का कॉन्ट्रैक्चर है, अगर एडक्टर्स शॉर्ट हो रहे होंगे तो हम कहेंगे एडक्टर्स का कॉन्ट्रैक्चर है, अगर जो है वो एक्सटेंसर शॉर्ट हो रहे हो। लेकिन जनरली क्या होता है, एक्सटेंसर शॉर्ट नहीं होते। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आगे भी पढ़ेंगे, कुछ मसल्स प्रोन टू टाइटनेस होते हैं और कुछ मसल्स प्रोन टू वीकनेस होते हैं। ये चीज पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, दो तरह के मसल्स होते हैं, फिजिक मसल्स और पोस्चरल मसल्स, ठीक है। तो हमेशा जो आपके जो दो तरह के मसल्स हैं जिनके अंदर एक पोस्चरल मसल है और एक फिजिक मसल है, पोस्चरल मसल्स जो है वो
वीक होते हैं और जो फेजिक मसल्स हैं वो टाइट होते हैं। तो जो मसल्स टाइट होते हैं या जो मसल्स शॉर्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स उनमें बनते हैं। जिन मसल्स में जो शॉर्ट नहीं होते, जो वीक होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बनते। तो नॉर्मली आप कभी नहीं सुनेंगे कि एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्चर है, हमेशा आप फ्लेक्सर्स का कॉन्ट्रैक्चर या एडक्टर्स का कॉन्ट्रैक्चर ही सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है कि कौन से मसल्स प्रोन टू टाइटनेस हैं और कौन से मसल्स प्रोन टू वीकनेस है। अच्छा, अब बात ये है कि अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्चर में और कॉन्ट्रैक्शन में, कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है। ये टोटली ऑपोजिट चीजें हैं, इनको कभी भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्चर की तो हमने बात कर ली कि अडैप्टिव शॉर्टनिंग को हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। एक्टिन मायोसिन की जब आपस में जो है वो फिलामेंट्स आपस में जब एक दूसरे के करीब आते हैं, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, या सार्कोमेयर जो है जब उसकी लेंथ कम होती है, या फिर जो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रही है आपके मसल्स में, उस दौरान जो टेंशन जनरेट हो रही है, दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस जो है टेंशन डेवलपिंग का मसल्स में, जब भी मसल शॉर्ट होता है या लेंथन होता है, इस चीज को आप कहते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्चर तो टाइटनेस है या अडैप्टिव शॉर्टनिंग है हमारे मसल्स की। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने जैसे अभी आपको बात की कि दो तरह के मसल्स होते हैं, मसल प्रोन टू टाइटनेस एंड मसल प्रोन टू वीकनेस। ये पोस्टरल और फेजिक मसल्स हैं जो आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और ये थ्रू आउट फिजिकल थेरेपी आपके चलेगा। जब तक आपको ये आइडिया ही नहीं होगा कि कौन से मसल्स जो हैं वो टाइट हो सकते हैं और कौन से वीक हो सकते हैं, तो आप कभी भी अपना ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। क्योंकि क्या बेसिक चीज है, टाइटेंड स्ट्रक्चर की हमेशा स्ट्रेचिंग होती है, वीकेंड स्ट्रक्चर्स की हमेशा स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता कि कौन से मसल्स वीक हो सकते हैं, तो आप कैसे उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है, ये आपने इसको प्रॉपरली गो थ्रू करना है कि कौन कौन से मसल्स हैं जिनकी वजह से टाइटनेस होती है और कौन से मसल्स हैं जिनमें वीकनेस होती है। ठीक है, मोस्टली जो पोस्टरल मसल्स होते हैं, कौन से, एंटी ग्रेविटी। जो आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, हमेशा उनमें टाइटनेस आती है। और जो आपके दूसरे मसल्स होते हैं जो एंटी ग्रेविटी नहीं होते, उनमें हमेशा वीकनेस आती है। एंटी ग्रेविटी मसल्स में वीकनेस क्यों नहीं आ सकती? एंटी ग्रेविटी मसल्स में वीकनेस इसलिए नहीं आती क्योंकि हमेशा वो फोर्स के साथ सब्जेक्ट होते हैं, हमेशा उन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है जिसके रिस्पॉन्स पे उन्होंने काम करना होता है। इस वजह से उनमें वीकनेस नहीं आती। उनमें जो है वो क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि स्ट्रेंथनिंग तब होती है जब एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो। अब जो ग्रेविटी है वो थ्रू आउट द डे एक्सटर्नल फोर्स इम्पार्ट कर रही है, जिसके अगेंस्ट आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि पोस्चर को मेंटेन किया जा सके। जब पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स, तो उनमें वीकनेस नहीं होती। ठीक है, तो आपके जो गैस्ट्रोकिनेमियस हैं, आपके टिबियालिस पोस्टीरियर हैं, आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, रेक्टर फेमरस हैं, इलियोपसास हैं, टेंसर फेशिया लैटा है, ये सारे वो मसल्स हैं जो प्रोन टू टाइटनेस होते हैं। ठीक है, आपके वो मसल्स जो प्रोन टू वीकनेस है वो आपके प्रोनाए हैं, वो टिबियालिस एंटीरियर हैं, वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, मीडियस है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमस और मीडियस जो है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, ये आपके हिप के एक्सटेंसर्स हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि एक्सटेंसर्स जो है वो टाइट नहीं होते। ठीक है, एक्सटेंसर जो है उनमें वीकनेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एंटी ग्रेविटी जो मसल्स हैं वो हमेशा जो है वो आपके टाइटनेस की तरफ जाते हैं, वो आपकी वीकनेस की तरफ नहीं जाते। खैर, ये जो टेबल है इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये मसल्स के नेम्स के अकॉर्डिंगली है कि कहाँ पे टाइटनेस होगी और कहाँ पे वीकनेस होगी। नेक्स्ट वन है आपके जो मसल्स है, जैसे हम शुरू से बात करते आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की। ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये आपकी मैनुअल थेरेपी में भी चलेगी। यही चीज आपसे जो है वो आगे जब थेरेप्यूटिक्स है, इसमें सारे में ये चलना है। और ये आपके हर पेपर में, अभी तो खैर मतलब यहाँ का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। हम जब केई में थे तो हमारे हर पेपर में, चाहे वो मैनुअल थेरेपी का पेपर हो, चाहे वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं न्यूरो का पेपर होता था,
उसमें सिर्क्स की क्लासिफिकेशन जो है वो सारे जरूर आती थी। यूएचएस के जो पेपर्स होते हैं उसमें ये सिर्क्स की क्लासिफिकेशन जरूर आती है। तो ये फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये आइडिया हो कि आपके जो टिश्यूज हैं मस्कुलोस्केलेटन के, उसको 2 कैटेगरीज में हमेशा डिवाइड किया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Contractile tissue is concerned with active movements and non-contractile tissues are concerned with passive movements. ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स को कौन लिमिट करता है और कौन सी मूवमेंट, कौन सी जो है आप ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए डिजाइन करें। तो ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिरिक्स ने क्लासिफाई किया मसल्स को, या जो मस्कुलोस्केलेटल जो फ्रेमवर्क था उसको 2 कैटेगरीज में, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, जिसको आप इनर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज को इनर्ट टिश्यूज भी कहा जाता है। अब जो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज हैं उसमें कौन कौन से हैं? जो ट्रू कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है पूरी बॉडी में, वो तो सिर्फ मसल फाइबर है, कि मसल फाइबर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इस टर्म में जैसे जो मसल की बैली है, ठीक है, या जो मसल का टेंडन है, या टेंडन जहां से पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम आप सबको पता है कि बोन की जो कवरिंग होती है उसको आप पेरियोस्टियम कहते हैं। तो टेंडन जहां पे पेरियोस्टियम के साथ लग रहा है जिसको आप टीनो पेरियोस्टल जंक्शन कहते हैं, या फिर सब मस्कुलर या मसल्स के जो बिल्कुल नीचे बरसा है, या फिर जो टीनो ओसियस जंक्शन है, ठीक है, टेंडन का बोन के साथ जो जंक्शन है वो, ये सारे जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनमें भी कुछ डिग्री की मूवमेंट आती है, तो इनको भी हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज में डाल लेते हैं। वरना प्योरली अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की, वो सिर्फ आपका मसल फाइबर है। ठीक है, इनर टिश्यूज कौन से हैं? ज्वाइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, बर्सा, आर्टिकुलर सरफेस ज्वाइंट की, उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है, आपकी जो ड्यूरा मैटर्स हैं, जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें, या आपकी जो बोन्स हैं, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि बोन इटसेल्फ कैपेबल नहीं होती मूवमेंट्स के, उसके सराउंडिंग के जो मसल्स होते हैं वो उसको मूव कराते हैं, या फिर फेशिया। ये वो चीजें हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हैं या इनर्ट हैं। ठीक है, और ये पैसिव मोबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो टीनो ओसियस जंक्शन है और जो बर्सा है, ये हम दोनों कैटेगरीज में ले आते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ तो कांटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये इनर्ट जैसी भी हैं, लेकिन मसल फाइबर के साथ इतनी ज्यादा ये साथ लगी हुई होती हैं कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनके अंदर भी जो है वो मोबिलिटी आती है। ठीक है, जब मसल की लेंथनिंग होती है, जब मसल स्ट्रेच होता है तो ये स्ट्रक्चर्स भी स्ट्रेच होते हैं, और जब मसल शॉर्ट होता है तो ये मसल्स जो इर्द गिर्द की चीजें हैं, बर्सा वगैरह, इनके ऊपर भी अफेक्ट आता है। तो टीनो ओसियस जो जंक्शन है और जो बर्सा है, ये हमारी दोनों कैटेगरीज में है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आते हैं कि ये किस कैटेगरी के हैं, तो आपने बहुत ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और जो प्योरली कॉन्ट्रेक्टाइल है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज मसल फाइबर। ठीक है, तो ये चीज होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि जो टिश्यूज हैं उनको हमने 2 में डिवाइड किया है। लास्ट बात जो आपने कही वो दोबारा रिपीट, जो आपने लास्ट बात कही है वो दोबारा रिपीट कर दें। लास्ट मैंने ये बात की कि हमारे जो बरसास हैं और जो टीनो ओसियस जंक्शन है, जहां पे टेंडन जाके बोन से अटैच हो रहा है, वो वाले एरियाज जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उन एरियाज में मूवमेंट आती है। ठीक है, कि जब मसल लेंथनिंग होती है मसल की, तो ये एरियाज भी स्ट्रेच होते हैं, और जब मसल शॉर्ट होता है तो ये भी दोबारा से अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो मसल की मूवमेंट के साथ इनकी भी मूवमेंट होती है। तो इस वजह से हम बर्सा को और जो हमारे टीनो ओसियस जंक्शन है, इनको हम दोनों कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे पूछें कि जो बरसास हैं और जो टीनो ओसियस जंक्शन है, वो सेरिक्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रेक्टाइल है या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, तो आपने यही कहना है कि वो दोनों कैटेगरीज में आते हैं। अगर हम सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज देखें तो वो इनर्ट है, क्योंकि उनके अंदर खुद कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्टाइल इस तरह से हैं कि जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये भी उसके साथ स्ट्रेच भी होते हैं, और ये उसके साथ दोबारा से शॉर्टेंड भी हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको दोनों कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है,
ओके मैम। अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज जो हैं वो स्केलेटल मसल टिश्यू हैं, जैसे हमने पहले बात कर ली कि ट्रू मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज, जबकि जो इनर्ट टिश्यूज हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, connective tissues are the non-contractile part of the musculoskeletal system, they are the inert tissues, whereas जो हमारे मसल फाइबर्स हैं या जो हमारे मसल टिश्यूज हैं they are the contractile one। ठीक है, तो ये हो गई है सेरिस की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन है बहुत सिंपल सी चीज है कि कॉन्ट्रैक्चर की क्या क्या टाइप्स है। मायोस्टैटिक, सूडोमायोस्टैटिक, आर्थ्रोजेनिक एंड पेरिआर्टिकुलर, एंड द फोर्थ वन इज फाइब्रोटिक और इरिवर्सिबल। इसको हम जनरल सी गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले है मायोस्टैटिक। मायो मींस मसल, इसको हम मायोजेनिक भी कह सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्चर को हम मायोजेनिक भी कहते हैं। अब क्या हुआ है इसमें, इस कॉन्ट्रैक्चर में हमारे जो मसल और टेंडन के जो यूनिट्स होते हैं वो अडेप्टिवली उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है। अडेप्टिव शॉर्टनिंग किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है, पेन की वजह से मसल जो है वो शॉर्ट हो गया है, या फिर आपके जो एज के साथ साथ जैसे जो सार्कोमेर होते हैं मसल्स में, सार्कोमेर आपने पढ़ा है स्लाइडिंग जो आपकी थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, उसमें क्या होता है आपके सार्कोमेर्स होते हैं। अब एज के साथ साथ जो सार्कोमेर है उनके यूनिट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर सार्कोमेर के नंबर कम होने की वजह से भी बन सकते हैं। या बस सिंपल इसके लिए आपने क्या बात याद रखनी है, ये किस वजह से होता है, जब मस्कुलोटेंडिनियस यूनिट की अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्चर में रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होती है। ठीक है, तो मसल की अडेप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट हो गई है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर को आप कहते हैं मायोस्टैटिक। इसके लिए क्या बात जहन में रखनी है, इसमें मसल की कोई स्पेसिफिक पैथोलॉजी नहीं होती। हम ये कहें कि मसल रप्चर हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है, मसल की कोई पैथोलॉजी नहीं होती इसमें। तो ये इस तरह के जो हमारे कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्चर्स जिनमें हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी हो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से वो कॉन्ट्रैक्चर्स या वो जो मसल की अडेप्टिव शॉर्टनिंग हुई थी वो ठीक हो जाए, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर्स को आप कहते हैं मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स हैं। ठीक है, मसल की अडेप्टिव शॉर्टनिंग हुई जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन लॉस्ट हो गई, लेकिन कोई एक्टिव पैथोलॉजी नहीं थी, हमने टिश्यू को स्ट्रेच किया तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्चर रिवर्स हो गया, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर्स को कहते हैं मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स। नेक्स्ट वन इज सूडोमायोस्टैटिक। सूडोमायोस्टैटिक का क्या मतलब है, ये हाइपरटोनिसिटी की वजह से होता है। हाइपरटोनिसिटी आपने पढ़ी है, स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी, ये दोनों हाइपरटोनिसिटी की टाइप है। स्ट्रोक हो गया है, कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसको आप स्ट्रोक कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो गई है उस केस में, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हाइपरटोनिसिटी हो गई। हाइपरटोनिसिटी स्पास्टिसिटी फॉर्म में हुई या रिजिडिटी की फॉर्म में हुई, इसकी वजह से आपका जो ब्रेन की तरफ से सिग्नल आना खराब हो गए। ठीक है, टोन बढ़ गई मसल की। मसल की टोन जब बढ़ जाती है तो मसल स्पैज्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो हाइपरटोनिसिटी की वजह से मसल स्पैज्म में चले गए, उस चीज को आप कहते हैं दैट इज सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, मसल स्पैज्म में गए या मसल की गार्डिंग हो गई, तो ये जो चीज है इसको आप कहते हैं सूडोमायोस्टैटिक। अब क्या होगा, मसल ऑल द टाइम एक कॉन्ट्रैक्शन की फेज में रहेंगे क्योंकि हाइपरटोनिसिटी है। जब मसल कॉन्ट्रैक्चर की फेज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है पैसिव मूवमेंट्स जो होंगी वो उसमें रेजिस्टेंस आएगी, एक्टिव मूवमेंट्स में रेजिस्टेंस आएगी। तो इस तरह के मसल्स को आप स्ट्रेच नहीं करते। याद है हम लोगों ने पढ़ा था काइनी के अंदर कि जो हमारे वो मसल्स होते हैं जो स्पास्टिक होते हैं उनको हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो उनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। जब आप उनको स्ट्रेच करेंगे तो वो पहले ही मसल इतनी कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर, तो मसल फाइबर स्टेयर अप हो जाएंगे। तो हम उस केस में जो है हमेशा मसल्स को रिलैक्स करते थे। हमने ये भी पढ़ा था कि जब रिजिडिटी होती है, जैसे हमने पार्किंसन के केस में पढ़ा था पीएनएफ में भी, तो उसमें हमने देखा था कि हम रिथमिकल मूवमेंट्स कराते हैं, हम स्ट्रेच नहीं कराते। ठीक है, तो रिथमिकल मूवमेंट्स जो है वो जो मसल की टोन इतनी बड़ी हुई है उसको कम करने में हेल्प आउट करते हैं।
तो इसका मतलब है सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं ये रिवर्सिबल हैं, लेकिन इसमें हम स्ट्रेचिंग के थ्रू उसको रिवर्स नहीं करते, हम न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक भी आ सकती हैं, उसमें आपकी जो है वो पीएनएफ आ सकती है। पीएनएफ की स्पेसिफिक टाइप्स हमने देखी थी, जो हम रिदमिक इनिशिएशन वाली जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन प्रोसीजर्स हैं। तो समझने वाली बात क्या है, सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर हाइपरटोनिसिटी की वजह से होते हैं। हाइपरटोनिसिटी ब्रेन इंजरीज की वजह से हो सकती है, चाहे वो स्ट्रोक की फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो। इसकी वजह से हम इनके ऊपर जो है हमारे जो मसल्स हैं वो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्चर की फेज में रहते हैं, जिसपे स्ट्रेचिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके केस में हमें हमेशा इनहिबिशन जो हमारी प्रोसीजर्स हैं न्यूरोमस्कुलर वो अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज आर्थ्रोजेनिक एंड पेरी आर्टिकुलर। आर्थ्रोजेनिक जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं वो इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी की वजह से होते हैं, जैसे जॉइंट के अंदर कोई एडहेजन बन जाए, जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन की प्रोलिफरेशन हो जाए, या जॉइंट पे इफ्यूजन हो जाए, या फिर आप नॉर्मली सुनते होंगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब हो गया है, या आपने सुना होगा कहते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स बन गए, कि बोन के ऊपर जो है वो नोकीली सी ना कोने से बन गए हैं, या अक्सर आप देखते होंगे कि सुनते होंगे कहते हैं कि भुनना शुरू हो गई हैं हड्डियां, और वहां पे जो है ना वो अब दूसरी हड्डी बनना शुरू हो गई छोटी, वो बेसिकली ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन की वजह से, या फिर पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, साइनोवियल जॉइंट्स में प्रोलिफरेशन होने की वजह से, इन सब की वजह से जो कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं उनको आप कहते हैं आर्थ्रोजेनिक। ठीक है, या पेरी आर्टिकुलर। ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ये नॉन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना टिश्यू डैमेज है। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स प्रिजर्व है तो फिर ये रिवर्सिबल है। अगर नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स प्रिजर्व नहीं है, यानी कि जॉइंट प्रॉपर्ली स्लाइड और ग्लाइड अब नहीं कर पाता आपके मूवमेंट्स के दौरान, फिर तो ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर जॉइंट जो है वो मूव कर लेता है नॉर्मली और मूवमेंट उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, फिर ये रिवर्सिबल है। तो ये दो तरह से होता है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, तो थर्ड वन जो टाइप थी दैट वाज आर्थ्रोजेनिक एंड पेरी आर्टिकुलर। फोर्थ वन इज फाइब्रोटिक एंड इरिवर्सिबल। कनेक्टिव टिश्यू में इस हद तक चेंज आ गया है कि वो बिल्कुल फाइब्रोटिक हो गए हैं। ठीक है, permanent loss of extensibility of soft tissues that cannot be reversed by non-surgical intervention. Non-surgical intervention क्या है? Stretching. ठीक है, कि इसमें आपने कोई सर्जरी नहीं की। मेडिसिन एक नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है। आपकी जो जितनी भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हम सारा कुछ हैंड से करते हैं या एक्सरसाइजेस के थ्रू करते हैं। इस चीज को कहते हैं कि ये नॉन सर्जिकल है, सर्जरी नहीं हुई। अब क्या हुआ है कि नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन से वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती, तो उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं उनको आप फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि इतने अरसे तक पेशेंट जो है वो इमोबिलाइज रहा कि उसके जो टिश्यूज थे अब उनको रिप्लेस कर दिया है। जैसे हम ये कहें कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज थे उनको इनर्ट टिश्यूज ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो permanent loss of extensibility of soft tissues that cannot be reversed by non-surgical intervention may occur when normal muscle tissue and organized connective tissue are replaced with a large amount of relatively non-extensible fibrotic adhesions and scar tissues. ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं इनको आप फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं या इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। ये रिवर्सिबल नहीं होते, अक्सर तो ये सर्जरी से भी रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ही है। नॉन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी तरह से रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स। नेक्स्ट वन है ओवर स्ट्रेचिंग एंड हाइपर मोबिलिटी। ओवर स्ट्रेचिंग क्या है कि आप एक जॉइंट को उसकी नॉर्मल लेंथ से बियॉन्ड ले जाएं। ठीक है, नॉर्मल आरओएम से बाहर की तरफ ले जाएं, तो उस केस में उसको आप कहते हैं कि वो ओवर स्ट्रेचिंग है, और ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से ही जॉइंट हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, हाइपर मोबाइल का क्या मतलब है कि एक्सेसिव मोबिलिटी है, अपनी जो नॉर्मल रेंज थी उससे ज्यादा अब एक जॉइंट जो है उस पे मोबिलिटी है, तो उस केस में उसको आप कहते हैं दैट इज हाइपर मोबाइल। ठीक है, अब सिलेक्टिव हाइपर मोबिलिटी क्या है?
कि सिर्फ कुछ जॉइंट्स जो है वो हाइपर मोबाइल है और सारे जॉइंट्स हाइपर मोबाइल नहीं है। ठीक है, क्या बात कि जैसे शोल्डर जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर मोबिलिटी, जिसको आपने काइनी में फ्लेल जॉइंट्स कहा था, ठीक है, या रिस्ट जॉइंट पे आपने देखा था कि आपकी जो पाल्मर सरफेस है वो आराम से फोर आर्म को टच कर जाए। तो ऐसे जॉइंट्स जिनमें एक्सेसिव मूवमेंट होती है उनको आप फ्लेल जॉइंट्स भी कह सकते हैं या हाइपर मोबाइल जॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो कुछ जॉइंट्स हाइपर मोबाइल होते हैं और कुछ नहीं होते, तो सिलेक्टिव भी होती है हाइपर मोबिलिटी। ठीक है, और हाइपर मोबिलिटी की वजह से इनस्टेबिलिटीज क्रिएट होती हैं, आपके जॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं होते, उनमें डिसलोकेशन के और सबलक्सेशन के चांसेस होते हैं। होपफुली आपको डिसलोकेशन और सबलक्सेशन का पता होगा। अगर जॉइंट पूरा अपनी जगह से निकल जाता है उसको आप कहते हैं दैट इज डिसलोकेशन। अगर जॉइंट पूरा नहीं निकला, सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है, तो उसको आप कहते हैं सबलक्सेशन है। ठीक है, तो हाइपर मोबिलिटी की वजह से डिसलोकेशन भी हो सकती हैं और सबलक्सेशन भी हो सकती हैं। ये लास्ट है आपका कि कौन कौन से इंटरवेंशंस हैं जो आप सॉफ्ट टिश्यूज की मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग जो है वो मैनुअल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है और असिस्टेड भी हो सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो आपको स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रही है, वो मैनुअली भी, कि आपका कोई फिजिकल थेरेपिस्ट है या हमारे पास मशीन्स होती हैं इसमें हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, उनके थ्रू अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं मसल को तो वो मैकेनिकल हो जाएगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो पैसिव है। अगर आप स्ट्रेच करा रहे हैं और साथ में पेशेंट खुद भी अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो असिस्टेड भी होगी। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, मैनुअल, मैकेनिकल, पैसिव, असिस्टेड और एक एक्टिव भी होती है जिसमें पेशेंट खुद अपनी करता है, जिसको आप सेल्फ स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ स्ट्रेचिंग का दूसरा नाम जो है वो हमारा एक्टिव स्ट्रेचिंग है, जिसमें पेशेंट खुद उसको स्ट्रेच कर रहा है आपकी सुपरविजन के अंदर, लेकिन अपने मसल्स को वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग होती है उसको आप सेल्फ स्ट्रेचिंग कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन टेक्निक और न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक तो बेसिकली वही है जो आपकी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है, जिसको आप पीएनएफ कहते हैं, और पीएनएफ के बारे में आप बहुत डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आप मसल लेंथनिंग भी करते हैं, इसमें मसल की स्ट्रेचिंग भी होती है, इसमें रिदमिक इनिशिएशंस भी हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं पीएनएफ में। आपने पीएनएफ की होल्ड, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स टाइप्स भी पढ़ी हैं, वो टाइप्स भी हैं। तो बेसिकली पीएनएफ जो है वो आपकी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल होता है, इनहिबिशन में भी और आपकी जो फैसिलिटेशन है उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट वन है एमईटीज। एमईटीज बेसिकली क्या है? कुछ लोग इसको मेट्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये एमईटीज है। बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर मसल एनर्जी टेक्निक्स। ठीक है, ये ऑस्टियोपैथ जो है बेसिकली वो इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल होती हैं और ये मसल की इलोंगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे जो फेशिया है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, एक्सटेंसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये इस्तेमाल होती हैं। ये कैसे इस्तेमाल होती हैं ये आप लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए। जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक, आपने डिफरेंट ग्रेड्स पढ़े थे इसके। हमने बात की थी कि ग्रेड 1 तो पेन के लिए है, लेकिन जो 2 और 3 है वो रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वन है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन। सॉफ्ट टिश्यू की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो आप डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर। रिंगिंग है, नीडिंग है, बाकी बहुत सी चीजें हैं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में। ये चीजें हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने भी बात की थी कि मोबिलिटी सिर्फ मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो हमारे फेशिया, हमारे जो टेंडन्स हैं, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनकी मसाज या उनकी मोबिलाइजेशन भी जरूरी है मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वन है न्यूरोडायनामिक्स। न्यूरोडायनामिक्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारी जो नर्व है उनकी मोबिलाइजेशन है। जैसे अपर लिम्ब में आप लोगों ने पढ़ी है ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो नर्व है, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और आपकी रेडियल नर्व है।
लोअर एक्सट्रीमिटी में sciatic नर्व है, सूरल नर्व है आपकी, तो ये वाली जितनी भी नर्व है इनकी मोबिलाइजेशन होती है, ठीक है। हम नर्व को भी मोबिलाइज करते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, और नर्व मोबिलाइजेशन भी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है। फोर्थ वन, जो लास्ट वन है, दैट इज सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है? सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारी जो पूरी बॉडी है उसका ओवरऑल फंक्शन इंप्रूव करते हैं। किस तरह से? कि हम स्पेसिफिक जो हमारे मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करते हैं। उन स्पेसिफिक मसल को स्ट्रेच करने से ओवरऑल जो पूरी बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो जब आप ओवरऑल पूरी बॉडी का फंक्शन इंप्रूव करते हैं सिलेक्टिव मसल्स को स्ट्रेच करके और कुछ मसल्स को इनहिबिट करके, ठीक है, तो उस चीज को आप कहते हैं दैट इज सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। तो सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग भी यूज होती है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ताकि मोबिलिटी को एनहांस किया जा सके। ये लास्ट स्लाइड है आपकी, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग, या हमारी जितनी भी चीजें हैं। क्या क्या इंडिकेशंस है? अगर रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो तो आप स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, ठीक है, जो रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर रही है, तो आप स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे। मसल वीकनेस है, ठीक है, उस केस में आप स्ट्रेचिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इस वजह से है कि उसकी मसल वीकनेस अपोजिंग जो मसल है उसको शॉर्ट कर रही है, ठीक है, जैसे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की आपस की जो चीज है उसकी वजह से अगर मसल वीकनेस आई है तो आप इसके जो ओपोनेंट जो मसल होता है जो टाइट है आप उसको स्ट्रेच कर देंगे। तो इस रेफरेंस में आप जो मसल वीकनेस के ओपोनेंट वाला मसल है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। मसल वीक जो वीकेंड मसल होते हैं हमेशा उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेचिंग आप टोटल फिटनेस प्रोग्राम के तौर पे कर सकते हैं। आप देखते हैं मोस्टली लोग फ्लेक्सिबिलिटी या योगा वगैरह करते हैं, वो नॉर्मल अपनी फिटनेस प्रोग्राम के लिए या जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो योगा करते हैं या स्ट्रेचिंग्स करते हैं। तो स्ट्रेचिंग्स को आप नॉर्मल फिटनेस प्रोग्राम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपने जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आप लोग देखते हैं नॉर्मली एक वार्म अप पीरियड होता है और एक कूल डाउन पीरियड होता है। जब कोई भी आप देखते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं लोग या कुछ भी कर रहे हैं तो पहले वो शुरू में अपने सारे मसल्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो वार्म अप पीरियड के लिए, जो स्ट्रेचिंग है सॉरी, वो वार्म अप के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मसल सोरनेस को प्रिवेंट किया जा सके। मसल सोरनेस का क्या मतलब है? जब आप बहुत अरसे बाद कोई चीज स्टार्ट करते हैं, आपके मसल उसके यूज टू नहीं होते, तो आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने पहले चीजें पढ़ी होंगी। या नॉर्मली आप नहीं भागते, या बहुत अरसे बाद आपने क्रिकेट खेली है या आप भाग लिए हैं, तो आपके जो क्वाड्रिसेप मसल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की अकुमुलेशन हो जाती है तो मसल्स में पेन आती है, सोरनेस आती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अगर आप शुरू में वो हैवी काम करने से पहले अगर आप मसल्स को लाइट लाइट स्ट्रेचिंग दे दें, एक वार्म अप पीरियड दे दें, तो ये चीज जो है ये आपकी मसल सोरनेस को प्रिवेंट कर सकती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? कोई बोनी ब्लॉक है, ठीक है, कि मसल्स या सॉफ्ट टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी एक्सेंसिबिलिटी ठीक है, बोन में प्रॉब्लम है, बोनी ब्लॉक आ रहा है, तो उस केस पे आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, आप उस केस में मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कोई बोनी ब्लॉक होगा तब आपने स्ट्रेचिंग नहीं करनी। रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है तो आपने स्ट्रेचिंग नहीं करनी। इन्फेक्शंस के अंदर हम स्ट्रेच नहीं करते। एक्यूट पेन्स में हम स्ट्रेच नहीं करते, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पेन हो फिर हम स्ट्रेच कर देते हैं। अगर अभी कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, एक्यूट पेन है, एक्यूट केसेस में या इन्फ्लेमेशन के केसेस में हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हीमाटोमा है, कोई अंदर जैसे ब्लड वेसल रप्चर हो गई है और उसकी वजह से ब्लड जमा हो गया वहां पे टिश्यूज के अंदर, उस केस में आपने स्ट्रेचिंग नहीं करनी होती। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक पहले ही जॉइंट अनस्टेबल है, उसकी पहले ही रेंज इतनी पूरी है, उसको स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं है। तो हाइपर मोबाइल जॉइंट्स के लिए हमेशा स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। शॉर्ट सॉफ्ट टिश्यूज विद पैरालिसिस, मसल्स का पैरालिसिस हो गया है और उसकी वजह से मसल पैरालिसिस की वजह से शॉर्टनेस है, तो उस केस में तो स्ट्रेचिंग का कोई फायदा ही नहीं है। जो पैरालिसिस हो जाते हैं मसल्स के, उनमें हम नर्व को छेड़ते हैं। हम अगर नर्व बिल्कुल ही डैमेज हो गई है तो उस केस में हम हमारे करंट से आप इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ेंगे, हम फिर नर्व को स्टिमुलेशन देते हैं ताकि वो जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके और उनकी स्ट्रेंथनिंग हो सके,
ठीक है। तो पैरालिसिस वाले मसल्स के अंदर हम स्ट्रेचिंग नहीं कराते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बेसिकली हमने क्या चीज देखी है आज के मोबिलिटी क्या है, ठीक है। मोबिलिटी में हमने 2 पैरामीटर्स देखे थे, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन एंड फंक्शनल मोबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, और इसको हमने डिवाइड किया था एज एक्टिव और डायनामिक, ठीक है, या फिर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग क्या है, स्ट्रेचिंग जो है उसकी क्या क्या टाइप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो ये आज का बेसिक कंसर्न था। किसी को इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो वो रेस कर सकता है क्वेश्चंस।